तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है भैया, प्रिडिक्शन मेथड्स डिस्कस करना है। और प्रिडिक्शन मेथड्स में क्या क्या डिस्कस करना है सर? प्रोसेस साइज, प्रोसेस टाइप, और सबसे अहम कॉन्सेप्ट आज का जो रहेगा वो एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम रहेगा, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भैया गेट के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है और मुझे 16 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है गेट इंडस्ट्री का, जहां पर मैंने बहुत सारे बैचेस लिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है यहाँ पर? व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स सर। क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स में? तो फर्स्ट पॉइंट, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है भैया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है सर? गेट के पीवाईक्यूज रहेंगे। सर क्या थोड़े रहेंगे या ज्यादा रहेंगे? बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए सर क्या पुराने रहेंगे? नहीं, पुराने नए ऐसा कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि अपना चैनल है, आप सभी का चैनल है, तो यहां पर पुराने नए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे और डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। और क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा ये बोलता है कि सर जब आप इतना करवा ही दिया है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाए, ताकि हमें कोर्स कहीं और से करने की जरूरत ना पड़े। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाएं, तो देखते हैं आज क्या मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू। देखते हैं प्रिडिक्शन मेथड्स। तो जहां पर जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोसेस साइज, प्रोसेस टाइप एंड एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम, ये 3 तरीके के मेथड्स है। लेकिन ये मेथड्स का मतलब क्या सर? क्यों अचानक से डिस्कस कर रहे हो? देखिए, एक चीज ये है, हमने देखा कि भैया एसजेएफ में, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा एसजेएफ में, ठीक है, क्या क्या देखा भैया? हमने एसजेएफ में देखा कि we cannot implement that algorithm practically। तो क्योंकि बस टाइम ऑफ द प्रोसेस, आपको प्रोसेस को शेड्यूल करने से पहले ही मालूम होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको नॉर्मली प्रोसेस का बस टाइम प्रोसेस के एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद मालूम होता है प्रैक्टिकली। लेकिन वहां पर सर आपको शेड्यूल करने से पहले ही प्रोसेस का बस टाइम चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट IVAS 1 में। तो इसीलिए सर कुछ तरीके बनाए गए हैं प्रिडिक्शन, क्योंकि देखिए एक चीज है इंडिया में, यहां पर अगर कोई चीज प्रैक्टिकली नहीं होती तो लोग प्रेडिक्शंस के साइड में जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ प्रेडिक्शंस है सर, कुछ तरीके हैं जहां पर हम प्रोसेस के बस टाइम को प्रिडिक्ट करेंगे, जहां पर हम प्रोसेस के बस टाइम को प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो, द लास्ट क्लास में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने और भी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था सर? कॉनवे इफेक्ट डिस्कस किया था। कॉनवे इफेक्ट में क्या हो रहा था सर भैया? वहां पर एवरेज वेटिंग टाइम बहुत बढ़ रहा था, हमने, ठीक है, देखा। और उसका सोल्यूशन क्या था सर? उस एवरेज टाइम को घटाने के लिए हम क्या किए थे सर? हमने क्या किया था सर कि आई होप आपको याद होगा, कुछ इस तरह से हमने किया था, ठीक है। कुछ बड़े बड़े प्रोसेस को शेड्यूल किया था। ये 20 था और ये 22 था और ये 23 था, सॉरी 24, प्रोसेस P3 24, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम आया था नियरली 13 आया था। इसको हम कॉनवे इफेक्ट बोल रहे थे। इसका सोल्यूशन क्या था? जहां पर मुझे एवरेज वेटिंग टाइम को घटाना है, 13 से कम करना है, तो मैंने क्या किया था सर? मैंने छोटे छोटे जॉब्स को पहले शेड्यूल किया था, दैट मींस व्हाट सर? व्हाट आई वाज गेटिंग सर इन द लास्ट क्लास, आई वाज गेटिंग द एवरेज वेटिंग टाइम 1 सर। ओके फाइन। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे छोटे जॉब्स को शुरू में शेड्यूल किया था। जैसे कि आप देख लेना, सारा है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली एक आइडिया दे रहा हूं। P2 को पहले किया, 2 यूनिट रन हुआ। P3 को पहले किया, 2 यूनिट रन हुआ तो 4 पर खत्म हुआ। P1 को कंप्लीट किया 24। तो अगर मैं यहां पर अगर आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम 1 था। ऐसा हुआ क्यों सर? क्योंकि देखिए यहां पर लास्ट प्रोसेस को चांस कम मिल रहा है भैया, 4 पर मिल रहा है, और यहां पर कम मिल रहा है लास्ट प्रोसेस को 22 पर मिल रहा है चांस। क्यों सर 22 पर वहां पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनिशियल जो प्रोसेसेस है, जैसे कि यहां पर प्रोसेस P1 है, उसका बस टाइम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से सर दूसरे प्रोसेस को भी बहुत देर तक वेट करना पड़ा अपने टर्न के लिए ऑन CPU। और यहां पर क्या हो रहा है सर? इनिशियल जो प्रोसेसेस है उसका बस टाइम बहुत छोटा है, जिसकी वजह से सर लास्ट प्रोसेस को बहुत जल्दी चांस मिल रहा है। यानी कि सर कहीं ना कहीं कॉनवे इफेक्ट का जो इलाज है वो एसजेएफ में छुपा है सर, एसजेएफ में छुपा है, ठीक है। तो इसलिए एसजेएफ आया था पिक्चर में, और उसके बाद हमने एसजेएफ डिस्कस किया डिटेल में। और यहां पर एक बात फिर एसजेएफ की करनी थी कि प्रिडिक्शन मेथड्स, क्योंकि आप एसजेएफ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, एसजेएफ हो या एसआरटीएफ हो, प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, रीजन मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब प्रिडिक्शंस पे जाते हैं।
प्रिडिक्शंस पे जाते हैं। तो प्रिडिक्शंस क्या क्या है सर, यहां पर अगर गौर करें तो प्रोसेस साइज, प्रोसेस टाइप एंड एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम। हम एक एक करके देखते हैं कि भैया प्रिडिक्शन के मेथड्स क्या क्या है, प्रिडिक्शन के मेथड्स क्या क्या है। तो पहला देखते हैं सर आपका प्रोसेस साइज, प्रोसेस साइज, प्रोसेस साइज। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन प्लीज। मान लो कि मेरा एक प्रोसेस P1 है जिसका साइज 100 KB है और उसने अपना एग्जीक्यूशन के लिए 10 यूनिट का टाइम लिया है, 10 यूनिट का टाइम लिया है। ठीक है, चलिए। तो और एक प्रोसेस आ रहा है सर, प्रोसेस P2 जिसका साइज 100 KB है, 100 KB है। ठीक है, और क्योंकि दोनों के प्रोसेस के साइज सेम है तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहला जो प्रोसेस लिया था उसने 10 यूनिट लिया था, तो उसके हिसाब से सर मैं इसको 10 यूनिट दे रहा हूं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली अप्रोच सही है सर? आंसर इज नो। बहुत कम चांसेस है इसके करेक्ट होने के। रीजन क्या है कि सर हो सकता है कि ये सिंपल प्रोसेस हो जहां पर मैंने सिर्फ इफ एंड एल्स कंडीशन लिखी हो। ठीक है, चलिए। और हो सकता है कि सर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जहां पर मैंने रिकर्सिव मैकेनिज्म भी लिखा हो, रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहा हूं। और मान लो कि रिकर्सिव फंक्शन का टर्मिनेशन कंडीशन ही 1000, तो क्या हो जाएगा सर, वो स्टैक क्रिएट करेगा, 1000 पुश ऑपरेशन करेगा, 1000 पॉप ऑपरेशन करेगा, दैट इटसेल्फ विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट? फाइन। तो जरूरी नहीं है कि प्रोसेस P2 का भी साइज अगर सेम हो तो दोनों का एग्जीक्यूशन भी सेम होगा। कभी कभी हो सकता है लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे प्रोसेस एक टाइप के नहीं रहते। ठीक है, उसकी कोडिंग एक टाइप की नहीं रहती। आप बार बार सिर्फ सिंपल इफ एंड एल्स में ही नहीं लिखते अपना कोड, आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस टाइप, प्रोसेस टाइप, प्रोसेस का टाइप क्या है सर? देखो, सबसे पहले मैं प्रोसेस टाइप लिखता हूं यहां पर। यहां पर क्या है सर? सिस्टम प्रोसेस। ठीक है, फोरग्राउंड प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस। सर ये चीज है क्या सर? असल में चीज क्या है? देखो, हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट बाद में से डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि भैया सिस्टम प्रोसेस क्या है, फोरग्राउंड प्रोसेस क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है। अगर ये आप पहले से ही थोड़ा सा बता देंगे तो चीजें समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो बताते हैं, और ये इंटरव्यू के लिए भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं भैया सिस्टम प्रोसेस क्या है सर। ऐसे प्रोसेस जैसे कि लोडर हो, लिंकर हो, और लोडर हो, लिंकर हो, इंटरप्ट हो, देयर आर सो मेनी अदर सिस्टम प्रोसेस। तो कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट वन, फोरग्राउंड प्रोसेस क्या है सर? ऐसे प्रोसेस जो विथ विच यूजर इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग। फोर का मतलब क्या है सर? देख, फोरहेड जो हमारा सामने का हिस्सा है, माथा। ठीक है, चलिए। तो फोरग्राउंड प्रोसेस भी ऐसे प्रोसेस होते हैं सर जहां जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल, मान लो कि मैं एक एक्सेल फाइल खोला हूं तो जाहिर सी बात है मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूं। आपका यूट्यूब क्या ऐप जो आप खोल रहे हैं वो भी एक्सेल है, सॉरी वो भी एक फोरग्राउंड प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस के साथ मैं क्या कर रहा हूं सर? डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूं। जो भी आपके वीडियो गेम्स हो, ऑल कम्स अंडर व्हाट्सएप फोरग्राउंड प्रोसेस। आपका पीपीटी हो, आपका एक्सेल हो, आपका वर्कशीट हो, ऑल दिस कम्स अंडर व्हाट्सएप फोरग्राउंड प्रोसेस। आई बात समझ में? आपका ब्राउजर हो, ये सारे फोरग्राउंड प्रोसेस में आते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है सर? बैकग्राउंड प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जो कि यूजर को नजर नहीं आते, यूजर को नजर नहीं आते, लेकिन इनका जो नेचर होता है सर, इनका जो नेचर होता है, नो डाउट सर दे आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं लेकिन इमरजेंसी वर्क नहीं करते। इमरजेंसी जैसे कि इमरजेंसी के लिए जरूरत नहीं लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इमरजेंसी नहीं है। क्या है, कैसे देखते हैं? कुछ एग्जांपल सर, जैसे कि एडोबी अपग्रेडर है, एंटीवायरस है, आपका ओएस का भी अपग्रेडर है। होप आपको याद होगा कि जैसे कि एडोबी वाले कभी अचानक से आपको एक मैसेज भेजेंगे, वी वांट टू अपग्रेड योर एडोबी सॉफ्टवेयर, प्लीज प्रेस ओके। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन देखो, क्या मेरा प्रेस ओके करना ही जरूरी है? आंसर इज नो। क्या मेरे जो अपग्रेड करना चाहते हैं वो मेरे सॉफ्टवेयर के लिए नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन उनका अपग्रेडेशन इमरजेंसी नहीं है मेरे लिए। मैं चाहूं तो अब कर सकता हूं, मैं चाहूं तो बाद में भी कर सकता हूं। ऐसा ये मस्ट नहीं है कि भैया अब उन्होंने अगर मैसेज दिया है तो मुझे अपग्रेड करना ही करना है, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ मी टू वर्क। ठीक है, तो नेसेसरी है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, बात ये बोलना चाह रहा हूं। इस तरह के वर्क करते हैं अक्सर ये। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया सर। अब
एडोबी अपग्रेड सॉफ्टवेयर, ओएस का भी जो अपग्रेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि सिस्टम के बैक में रन होता है, आमतौर पे यूजर को नजर नहीं आता लेकिन ये रन होता है, ठीक है, जैसे कि एंटीवायरस है, ठीक है, सारी चीजें। अब ये हो गई सर कुछ बातें किसके बारे में सर, टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर, यहां पर मान लो कि ये सिस्टम प्रोसेसेस है, सिस्टम प्रोसेसेस है। मैं बोल रहा हूं कि भैया क्योंकि मुझे प्रोसेस टाइप के हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन प्रेडिक्ट करना है, एग्जीक्यूशन टाइम प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया ये लेगा 10 से 12 यूनिट, ठीक है, फोरग्राउंड प्रोसेस है, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया ये लेगा आपका 15 से 20 यूनिट, एक रफ एस्टिमेशन है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, बैकग्राउंड प्रोसेस, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया ये 22 टू 25 यूनिट्स लेगा अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए तो एनी हो we are defining the range of the processes, okay, we are defining the range of the process, we are not saying the exact value also, ठीक है। चलिए तो ये रेंज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसी कुछ रेंज देते हैं सर, वो मैक्सिमम उसी रेंज में गिरता है जो प्रोसेस का टाइप होता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन का मतलब भी पता है कि सर नथिंग इज 100% एक्यूरेट। आई बात समझ में, ये बात तो पक्की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिदम। तो बने रहना, नेक्स्ट 15 से 20 मिनट हम ये डिस्कस करेंगे। और ये एल्गोरिदम मैं देखता हूं बच्चों को अक्सर क्लियर नहीं होता, लेकिन प्लीज वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स, और लास्ट के 5 मिनट में इस एल्गोरिदम को वी विल सी समथिंग इन खलील्स वे, वेयर यू विल विजुअलाइज, वेयर यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो अब देखिए एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिदम में क्या होता है, जब भी एक प्रोसेस आता है तो हम उसका बस टाइम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रिडिक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। एक फार्मूला है सर, यहां पर एक फार्मूला है सर, टाउ n प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ एन। आई बात समझ, ठीक है। चलिए जहां पर सर मैं टाउ n प्लस 1 को ये बोलूंगा कि नेक्स्ट प्रिडिक्टेड बस टाइम, नेक्स्ट प्रिडिक्टेड बस टाइम, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम की एक बात क्लियरली बता दूं भैया, एक बात क्लियरली बता दूं, नेक्स्ट 10 मिनट आपको ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन लास्ट के 5 मिनट अगर आप फोकस करते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं इस एल्गोरिथम बहुत अहमियत है और अक्सर बच्चों को ज्यादा क्लियर नहीं होता है एल्गोरिथम, लेकिन हम देखेंगे आज के सेक्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं सर और क्या है यहां पर, ये क्या है सर, प्रीवियस एक्चुअल बस टाइम, और ये क्या है सर, प्रीवियस प्रिडिक्टेड बस टाइम। और अल्फा क्या है सर, अल्फा लाइज बिटवीन 0 and 1 सर, 0 के 1 के बीच में रहता है सर अल्फा, विच एक्चुअली वी आर यूजिंग टू गिव वेटेज टू द व्हाट सर टाइम, टू गिव वेटेज टू द हिस्ट्री, टू गिव वेटेज टू द व्हाट सर हिस्ट्री को हम वेटेज देने के लिए अल्फा यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सर, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी दिस वन, ओके फाइन। चलिए पहला एक क्वेश्चन, पहला एक चीजें ले रहे हैं सर, मैं ले रहा हूं सर टाउ n प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ एन। चलो ठीक है सर, लेट्स अज्यूम दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब मान लो कि सर मेरे पास टाउ एन का वैल्यू नहीं है, मेरे पास टाउ एन का वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा सर, टाउ एन इक्वल्स टू अल्फा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ एन माइनस 1, ठीक है। अब मान रहा हूं कि मेरे पास टाउ एन माइनस 1 का भी वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको कैलकुलेट करूंगा फिर, लेकिन हम क्योंकि मैकेनिज्म रिकर्सिव है तो उसको हम यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। चलिए आई एम सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो देखते हैं भैया टाउ n प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा, ये क्या है सर, अल्फा टी एन प्लस और क्या है सर, क्योंकि इससे से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट सर टाउ एन माइनस 1,
दिस इक्वेशन आई एम गेटिंग। ओके, सो इट इज लाइक रिकर्सिव मैकेनिज्म। सी मैं क्या कर रहा हूं सर, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो इस तरह का इक्वेशन आएगा। अगर मेरे पास टाउ n माइनस वन का भी वैल्यू नहीं है, उसको कैलकुलेट करो और उसको यहां पर सबमिट करो। ठीक है, टाउ n माइनस वन कैसे कैलकुलेट करोगे सर, टाउ n माइनस वन इक्वल्स टू अल्फा टी एन प्लस वन माइनस टाउ n माइनस टू मालूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से चीजें होती जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा ना खींचते हुए यहीं पर रोक रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर, अब देखते हैं कुछ और चीजें, अब देखते हैं कुछ और चीजें। अब ये चीजों का मतलब क्या है सर, पढ़ा तो बहुत अच्छे से दिया, लेकिन जैसा आपने बोल रहे थे कि सर इक्वेशन समझ में आ रही है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये चीज अक्सर होती है इस एल्गोरिदम को लेके, और बहुत सारे बच्चों का एल्गोरिदम प्रॉपरली क्लियर ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज 15 मिनट लगाओ और क्लियर करके चले जाओ। लेट्स सी, देखते हैं सर। मान लो कि एक प्रोसेस आया, एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर आया। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूं चीजें, देखो कुछ इस तरह से ले रहा हूं। एक प्रोसेस आया, ठीक है, रेडी क्यू में आया। मैं बोल रहा हूं कि भैया ये लेगा टाउ वन इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ऑफ टाइम, बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि प्रोसेस पहली बार आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि टाउ वन इसका 10 यूनिट रहेगा। ठीक है, अब मैंने उसको सीपीयू पर शेड्यूल किया, ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन रियलिटी में उसने क्या लिया सर, T1 इक्वल्स टू 8 यूनिट्स ऑफ टाइम। T1 इक्वल्स टू 8 यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि सर ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 10 यूनिट लेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या ले रहा है सर, वो 8 यूनिट। जैसे कि मैंने बताया था सर, क्या बताया था, प्रीवियस एक्चुअल बस टाइम Tn। ठीक है, टाउ n का मतलब सर प्रीवियस प्रिडिक्टेड बस टाइम। ठीक है, अब ये प्रीवियस क्या है वो सारी चीजें देखते हैं। देखो नेक्स्ट वन, तो भी अंडरस्टूड दिस वन, ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा क्या नहीं। क्या एक प्रोसेस एक ही बार आएगा रेडी क्यू में? नहीं सर, बार बार भी आ सकता है, क्योंकि उसको आईओ करना है, तो आईओ करके फिर से वो रेडी स्टेट में आएगा, फिर आईओ के जाएगा, फिर रेडी स्टेट में आएगा। इस चीजें चलती रहेगी प्रोसेस के साथ। ठीक है, चलिए, तो एक प्रोसेस मेरे पास सिस्टम में आया है, तो इनिशियली सर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसेस P1 आया है, तो मैं क्या प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि भैया टाउ वन इक्वल्स टू 10 ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो वो कुछ देर सीपीयू पर रन हुआ, एक्चुअल में उसने लिया सर T1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, उसके बाद वो आईओ के लिए चला गया, वेट। ठीक है, उसके बाद फिर आ रहा है सर वो, फिर जब आता है नेक्स्ट टाइम, तो मैं बोलता हूं कि भैया टाउ 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, और वो सीपीयू पर रन होता है सर यहां पर कुछ इस तरह से, और एक्चुअल में सर वो ले रहा है सर T2 इक्वल्स टू 7। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब क्या कर रहा हूं सर मैं, फिर वो आईओ के लिए जा रहा है सर, ठीक है, चलिए, तो वेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं, और जब वो फिर से सीपीयू के लिए वेट करेगा रेडी क्यू में, तो जब भी मैं उसको शेड्यूल करूंगा, तो उससे पहले क्या हो रहा है सर, मैं बोल रहा हूं कि भैया टाउ 3 इक्वल्स टू आई एम सेइंग 7। ठीक है, टाउ 3 इक्वल्स टू 7 नहीं लेंगे हम, कुछ और वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा ये नहीं कि 7, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 7 लिया है, तो इसलिए मैं इसको फिर से वैल्यू को रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया देखिए ये लेगा 6, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब वो सीपीयू पर रन होगा। ठीक है, और एक्चुअल में कितना टाइम लिया सर, कभी कभी ये मैच भी कर सकती है वैल्यू, क्योंकि प्रिडिक्शन है, तो कभी कभी करेक्ट भी हो सकती है प्रिडिक्शन का, और कभी कभी रॉन्ग भी हो सकती है। इस तरह से चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए, फिर से क्या करें सर, आईओ के लिए चला गया, और फिर से सर सीपीयू के लिए आ रहा है, तो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि टाउ 4 इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं कि सर 11 लेगा। ठीक है, और कुछ देर ये सीपीयू पर रन हो रहा है सर, और उसने क्या लिया सर, T4 इक्वल्स टू 10 ले लिया, इस तरह से। ठीक है, तो ये बार बार जब भी वो रेडी क्यू में आएगा, तब उसको शेड्यूल करने से पहले मैं एक वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और वो वैल्यू के सर वो करीब भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या दूर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, वही चीज हमने देखी, लेकिन देखो, इसको हम कहते हैं सर एक्चुअल हिस्ट्री। क्या है सर ये, एक्चुअल हिस्ट्री। और इसको मैं कहता हूं सर प्रिडिक्टेड हिस्ट्री। याद रहे इस बात को, एक्चुअल हिस्ट्री, प्रिडिक्टेड हिस्ट्री। आई वाज समझ में कुछ देर पहले मैंने बोला था अल्फा वी आर यूजिंग अल्फा टू गिव वेटेज टू द व्हाट सर हिस्ट्री, आई सेड दिस। ओके, सो आपको एक बात पता हो गई कि भैया एक्चुअल हिस्ट्री क्या है सर, प्रिडिक्टेड हिस्ट्री क्या है। चलो ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं। अब देखते हैं सर कुछ और चीजें इसमें। ठीक है, कुछ और चीजें। अब यहां पर ये चीज जानने की कोशिश करो
यहां पर ये चीज जानने की कोशिश करो। देखो मैं कुछ केसेस ले रहा हूं। केस 1 जहां पर सर ये फार्मूला ले रहे हैं हम सर, टाउ एन प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा टी एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ एन। ठीक है, चलिए ये फार्मूला मैं ले रहा हूं। अब यहां पर गौर करके देखो, अगर मैं अल्फा का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा सर, अगर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये टी एन रहेगा और ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यहां पर हो क्या जाएगा सर, अगर आप अल्फा का वैल्यू 1 ले रहे हो तो दैट मींस यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू द व्हाट सर, ओनली एक्चुअल हिस्ट्री। यानी कि सर आप सिर्फ प्रेफरेंस इसको दे रहे हो, लेकिन साथ साथ ये डेटा भी मिस कर रहे हो, आप साथ साथ ये डेटा मिस कर रहे हो सर, प्रेडिक्टेड डेटा को आप मिस कर रहे हो, विच इज नॉट एन प्रॉपर अप्रोच। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन। अगर मैं केस 2, अगर मैं अल्फा का वैल्यू 0 ले रहा हूं तो क्या होगा, देखो टाउ एन प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, और टाउ एन दैट मींस यू आर गिविंग टोटल प्रेफरेंस टू द व्हाट्सएप प्रेडिक्टेड हिस्ट्री, विच इज वंस अगेन रॉन्ग बिकॉज यू आर नॉट, क्योंकि आपको पता नहीं कि भैया किस टाइम पे आपने क्या प्रेडिक्ट किया था और उस टाइम पे प्रोसेस ने एक्चुअल क्या बस टाइम दिया था। तो यहां पर ये हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है सर, आपको एक्चुअल तो बस टाइम आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपने क्या प्रेडिक्ट किया था वो मिस हो रही है चीज। तो ये दोनों भी केसेस को ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर केस 3, जहां पर मैं अल्फा का वैल्यू क्या कर रहा हूं सर, हाफ ले रहा हूं। जब मैं अल्फा का वैल्यू हाफ लूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, टाउ एन प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ टी एन प्लस टाउ एन। आई बात समझ में? यानी कि सर आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू द व्हाट्सएप एक्चुअल हिस्ट्री एज वेल एज व्हाट्सएप प्रेडिक्टेड हिस्ट्री। यहां पर मैं दोनों का भी कॉम्बिनेशन ले रहा हूं सर, इसका मतलब ये है। चलो सर ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई बात समझ में? तो अब इसको समझने की कोशिश करो। अब यहां से एक क्वेश्चन लेता हूं सर, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर आपको और थोड़ा सा बेहतर से बेहतर करने के लिए कॉन्सेप्ट। नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। मैं ले रहा हूं सर यहां पर अल्फा इक्वल्स टू हाफ एंड टाउ 1 इक्वल्स टू 10 एंड सम डेटा t1 इक्वल्स टू व्हाट सर, 2 4 6 एंड t3 equals to 6 and t4 equals to what sir, 8 ले रहा हूं। और वो बोल क्या रहा है सर, प्लीज कैलकुलेट, एंड ही इज आस्किंग सर प्लीज कैलकुलेट टाउ 5 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए चीजें सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे सर यहां से, जो मैक्सिमम बन सकते हैं सर इस फार्मूले पे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रूपांतर में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज समझने की कोशिश करो, एक चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मुझे टाउ 5 कैलकुलेट करना है। हाँ ठीक है सर, टाउ 5 का फार्मूला क्या है सर, देखो अल्फा क्या दिया उन्होंने, हाफ दिया। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो सर n प्लस 1, अगर मैं 5 बोल रहा हूं, टाउ 5 बोल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है 4 प्लस 1 यानी कि सर n का वैल्यू 4 है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए t4 प्लस टाउ 4। ठीक है, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट वन। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, टाउ 4 ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास देखो t4 का वैल्यू है लेकिन टाउ 4 का वैल्यू नहीं है, तो मुझे टाउ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाउ 4 हाउ आई एम कैलकुलेटिंग, हाफ t3 प्लस टाउ 3। हाँ ठीक है सर, ग्रेट। नेक्स्ट वन क्या है सर, टाउ 3 कैलकुलेट कर रहा हूं सर, टाउ 3 इक्वल्स टू हाफ t2 प्लस व्हाट सर, टाउ 2। हाँ ठीक है सर, ग्रेट। नेक्स्ट वन सर टाउ 2 हाफ t1 प्लस व्हाट सर, टाउ 1। आई वाज वन, ठीक है, आई वाज वन। चलिए अब देखते हैं सर क्या है क्या नहीं। अब यहां पर देखो क्योंकि मेरे पास टाउ 1 का भी वैल्यू है, t1 का भी वैल्यू है, तो t1 कितना है सर 2, टाउ 1 कितना है सर 10। सो 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। 12 में से 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया भैया, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए 6 प्लस t2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा भैया, 5। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 यहां पर सबमिट कर रहा हूं। हाँ ठीक है सर, 5 और टाउ 3 5 है और t3 कितना है सर 6 है, तो ये मिला के होगा सर 11। तो 11 बाई हाफ कितना होगा भैया, 5.5 हो गया, यहाँ पर 5.5 हो गया। 5.5 प्लस t4 कितना है सर 8 है, यानी कि सर 13.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो सकता है सर, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मुद्दा ये नहीं कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है, मुद्दा क्या है यहां पर, एक चीज गौर करके देखो ना, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, सी प्लीज पे अटेंशन। मुझे टाउ 5 कैलकुलेट करना है, मुझे टाउ 5 कैलकुलेट करना है।
एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं सर, आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू द व्हाट सर, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू द व्हाट सर एक्चुअल हिस्ट्री एंड एज वेल एज व्हाट सर प्रिडिक्टेड हिस्ट्री, ये दोनों को भी मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं। आ रही बात समझ में? यानी कि सर मुझे एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ी है सर यहां पर एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का मैकेनिज्म भी आप देख रहे हो सर, रिकर्सिवली वी आर जस्ट कीप ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द थिंग्स। आई बात समझ में? हाँ ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल ग्रेट सर। लेकिन कुछ है, मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है सर? देखो एक डाउट क्या है कि ऐसी क्या वजह है कि इसका नाम एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम है, क्योंकि इसके वर्किंग मैकेनिज्म को अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं रिकर्सिव एल्गोरिथम होना चाहिए कुछ, लेकिन रिकर्सिव की जगह पर क्या दे रहे हो सर आप? एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम दे रहे हो उसका नाम। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। नो ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन। ओके, नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई विल क्लोज दिस वन। ओके, जैसे कि बोला था कि लास्ट पार्ट में यू विल फाइंड समथिंग इन खलील्स वे, सो लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। ओके चलिए, अभी देखो एक केस लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये सर कौन है सर? ये नॉट यू, ओके फाइन, नॉट यू, बट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक है चलिए। सो दिस इज व्हाट सर एक्चुअली आकाश, मान लो कि इसका नाम क्या है सर? आकाश। ठीक है चलो, आकाश की उम्र सर 1 साल है। आज आकाश की उम्र क्या है सर? 1 साल है। ठीक है, यहां से सर हर चीज गौर से सुनना, ठीक है चलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सर न्यूमेरिकल एक्चुअली ऑल दिस आर व्हाट्स आर न्यूमेरिकल। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट इनटू द व्हाट्स आर सम रियल लाइफ एग्जांपल इन खलील्स वे। ओके फाइन, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सी आकाश की उम्र कितनी है सर? 1 साल है। हाँ ठीक है सर, 1 ईयर है। और आकाश मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे खलील सर, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूं सर, खलील सर। खलील सर वो मेरे पड़ोस में रहता है और 1 साल का बच्चा है। 1 साल के बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है सर? सबको बहुत क्यूट लगता है, भले ही वो कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन सबको क्यूट तो लगता है। आई बस समझ में? ठीक है चलिए नेक्स्ट वन। अभी आकाश हो गया सर 5 साल का। अब मुझे बताओ सर, 1 साल के बच्चे का 5 साल के बच्चे का क्या बिहेवियर सेम रहता है सर? आंसर इज नो, क्योंकि 5 साल के बच्चे को बोलना आता है, ठीक है, बोलना आता है, वो चीजों की डिमांड करेगा, ये चाहिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, पॉकेट मनी, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है चलिए, तो हो गया 5 साल। अब आकाश होगा सर 10 साल का। अगर 10 साल का होगा तो फिर क्या क्या करेगा सर आकाश? जाहिर सी बात है, उसका बिहेवियर 5 साल के बच्चे की तरह रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो 10 साल का होगा तो सर वो दूसरी गली में भी जाना शुरू करेगा, वहां पर खेलना शुरू करेगा, दोस्त बनाना शुरू करेगा, साइकिल पूछेगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। ठीक है चलिए, सो नो, ठीक है चलिए। अब आकाश होगा सर 15 साल का और वो 10th क्लास में है सर, और 10th क्लास में है। क्या 10 साल के और 15 साल के बच्चे का बिहेवियर सेम होता है? आंसर इज नो। 15 साल के बच्चे सर बिला वजह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है, बिला वजह। कोई कहीं पर मूवी में लड़ते हुए देख लिया तो फिर एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे। हर बात में थोड़ा सा होता है, ठीक है। 15 साल की यंग एज, बहुत काफी यंग एज होती है, ठीक है, तो बिहेवियर अलग रहता है 10 से 15 साल के बच्चे। अब आकाश हो गया सर 20 साल का, 20 साल का हो गया, ठीक है, और बीटेक में अच्छी जॉब भी लग गई सर। मान लो कि आकाश को पैकेज लगा है 25 लाख का, 25 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है चलिए, ठीक है, 25 लाख का पैकेज लगा आकाश को। अब आकाश तो बहुत बड़ी बात है, क्या 15 साल और 20 साल के बच्चे का बिहेवियर सेम होता है? आंसर इज नो। ठीक है चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर्ड होता है, थोड़ा सा मैच्योर्ड होता है, इसको टेक्निकल नॉलेज है, दुनियादारी की थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको। ठीक है चलिए, अब आकाश हो गया सर 25 साल का और उसका पैकेज, करंट पैकेज सर मान लो कि 50 लाख का हो गया पैकेज। अब देखो यहां से सोचने वाली बात है सर। यहां पर क्या सोचने वाली बात है सर? गौर करके देखो कि 25 साल उम्र है, पैकेज 50 साल का है, तो क्या इंडिकेशन देती है सर? यस, आकाश की मां ने बोला कि बेटा तू शादी कर ले, क्योंकि तेरी शादी की उम्र है और तेरा पैकेज भी अच्छा है, तो फिर देर किस बात की। ठीक है चलिए, तो आकाश ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया सर? आकाश के माँ बाप ने लड़की के माँ बाप के पास गए, ये रही लड़की की माँ और ये रहे लड़की के पिताजी, उनके पास चले गए। ठीक है चलिए, बोला कि ये हमारा बेटा आकाश है और उसका प्रोफाइल ये है, इसने अभी करंट उसका जो पैकेज है वो 50 लाख है।
तो मुझे बताओ कि सर क्या लड़की वाले उसको ये चीजें सुनकर अपनी लड़की दे देंगे? हाँ बिल्कुल नहीं, पूरा वेरीफाई करेंगे। ठीक है चलिए, तो लड़की वालों ने क्या किया सर, सुन लिया उसके माँ बाप, आकाश के माँ बाप ने जो भी बोला है, ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि somehow they came to know that खलील सर know about this person। ठीक है, उनको पता चला कि खलील सर को पता है इस आदमी के बारे में। ठीक है चलिए, क्योंकि वो मेरा पड़ोस में है ना। ठीक है चलिए, तो वो somehow they came to me। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। अगर पूछा कि आकाश कैसा लड़का, तो आकाश कैसा लड़का है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे पूछ रहे हो तो मैं किस बात को ज्यादा अहमियत दूंगा सर? 1 साल वाली बात को अहमियत दूंगा ज्यादा है, 25 साल वाली अहमियत को बात ज्यादा दूंगा सर? 25 साल वाली अहमियत को बात ज्यादा दूंगा, मैं बहुत ज्यादा अहमियत दूंगा। बोलूंगा कि अरे 50 लाख का पैकेज लगा, बहुत कम बच्चों को लगता है, बहुत जीनियस स्टूडेंट है, इस तरह से उस तरह, बहुत ज्यादा बात मैं 25 साल के बारे में करूंगा। फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बोलूंगा कि 20 साल की उम्र, पता है 20 साल में तो लड़कों को होश भी नहीं रहता, लेकिन उसने 20 साल की उम्र में ही जॉब ले लिया था जब वो 3rd ईयर में था, इस तरह से। ठीक है, 3rd ईयर 4th जो भी ईयर में। नेक्स्ट पर उसके बाद बोलूंगा वो 10th में था, तो थोड़ा सा 10th उसने यहां से किया, इस तरह की बातें करूंगा। वो लड़ने वड़ने वाली बातें नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ी सी बात करूंगा। यानी कि सर अगर आप गौर करके देख रहे हो, जैसा जैसा मैं हिस्ट्री के पीछे जा रहा हूं, जैसा जैसा मैं हिस्ट्री के पीछे जा रहा हूं, तो बात की अहमियत को कम कर रहा हूं सर, बात की अहमियत को कम कर रहा हूं। आई बात समझ में सर? आई बात समझ में? हाँ सर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट से क्या लेना है सर? हाउ इट इज मैचिंग विद द कॉन्सेप्ट? नाउ लेट्स सी सर, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है चलिए, आई एम नॉट गेटिंग स्पेस, बट चलिए चलो मैं और एक स्लाइड लेता हूं, मैं और एक स्लाइड लेता हूं। देखो, अगर आप इस इक्वेशन में कहां है सर, अगर आप इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम की, नॉट दिस इक्वेशन, दिस वन, सॉरी दिस इक्वेशन, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर अगर आप अल्फा इक्वल्स टू हाफ सब्स्टिट्यूट करते हो, देन यू विल गेट वन सब इक्वेशन। यू विल गेट व्हाट सर? वन सब इक्वेशन। एक छोटा सा सब इक्वेशन मिलता है। तो किस तरह का पैटर्न का होता है सर, देखते हैं। तो आपको जो सब इक्वेशन मिलता है उसका सर पैटर्न देखो, tn/2 प्लस tn-1 होल स्क्वायर प्लस tn-2/3, इस तरह का एक सब इक्वेशन। मैं बोल रहा हूं कि पूरा कंप्लीट इक्वेशन है सर, सब इक्वेशन बोल रहा हूं। ठीक है चलिए, तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज लाइक दिस सर, 2⁻⁻1 tn, 2⁻2 tn-1, 2⁻3 tn-2, इस तरह से क्या मैं लिख सकता हूं सर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर। ठीक है चलिए, अभी देखो tn का मतलब क्या है, tn का मतलब क्या है, तो पीछे जाओ सर थोड़ा सा। tn का मतलब सर ये वैल्यू, tn-1 का मतलब क्या है सर? ये वैल्यू, क्यों देखो 4 है तो 3 है। tn-2 का मतलब क्या है सर? ये वैल्यू। आई बात समझ में? यानी कि सर मैं हिस्टोरिकली पीछे जा रहा हूं एक्चुअल हिस्ट्री के। ठीक है चलो, प्लीज पे अटेंशन। अब यहां पर देखो, ये है क्या सर? T4, T3, T2, इस तरह की चीज है। ठीक है, तो आप यहां पर गौर करने वाली बात क्या है सर? यहां पर गौर करने वाली बात क्या है सर? कैन आई राइट दिस वन एज लाइक सर 0.5 tn? यस। कैन आई राइट दिस वन एज व्हाट सर? 0.25 tn-1? यस सर। तो इस तरह से इसको भी क्या लिख सकते हैं सर? पॉइंट उसका जो भी आधा होता है वो लिख देंगे। देखो यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, यहां पर as the history is becoming older and older, we are reducing the priority exponentially. That's why it is called what sir? Exponential average algorithm. Hope you understood this. Understood or not sir? Fine. तो यानी कि सर यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि जैसा जैसा मैं हिस्ट्री के पीछे जा रहा हूं, जैसा जैसा वो आकाश के बारे में बोल रहा हूं, तो ज्यादा अहमियत 50% अहमियत किसको दे रहा हूं सर? मैं 25 साल की उम्र को दे रहा हूं। और 25% अहमियत किसको दे रहा हूं सर? 20 साल की उम्र को दे रहा हूं। और सर उसका आधा किसको अहमियत दे रहा हूं सर? मैं फिर वो 15 साल की अहमियत को दे रहा हूं। इस तरह से क्या कर रहा हूं सर? एज द हिस्ट्री इज बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर, वी आर रिड्यूसिंग द प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियली। दैट्स व्हाई दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड व्हाट सर? एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम। आई बात समझ में? तो इस एल्गोरिथम की खास बात जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है, एनीवे दैट इज खलील्स वे, इमेजिन एंड डिलीवर। ठीक है चलिए, इस एल्गोरिथम की सबसे खास बात क्या लगती है पता है मुझे? वी आर कैचिंग वन प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस के बिहेवियर के हिसाब से हम चीजों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस अलग अलग नेचर का होता है। तो मैं एक प्रोसेस पकड़ रहा हूं सर, उस प्रोसेस के बिहेवियर के हिसाब से, उसकी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मैं इस पे वर्क कर रहा हूं सर। इस चीज की मुझे बहुत
अहमियत लगती है। आई बात समझ में? देखो प्रोसेस साइज में क्या हो रहा था सर, हम दो प्रोसेस को कंपेयर कर रहे थे साइजेस से, ठीक है, और प्रोसेस टाइप में क्या हो रहा था सर, वी आर गिविंग सम रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है चलिए। और यहां पर एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम में क्या हो रहा है सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मेरे प्रोसेस को मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, कोई रेंज नहीं दे रहा, मैं उस प्रोसेस को पकड़ रहा हूं और उसके नेचर के हिसाब से मैं वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहा हूं। आई बात समझ में सर? देखिए जैसे कि आज आप जैसा बिहेव करते हो 10 साल पहले वैसा बिहेव नहीं करते। आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है 10 साल की अहमियत को मैं 10 साल की बात को मैं अहमियत बहुत कम दूंगा और लेटेस्ट वैल्यू को ज्यादा अहमियत दूंगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सपोनेंशियल एवरेज एल्गोरिथम। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर लिखना और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर, ये काफी मेहनत का काम है, ठीक है चलिए। तो चलो ठीक है, थैंक्स। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गेट के पीवाईक्यू, कुछ गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं सर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस is or typically not performed by the operating system when switching context from process A to process B? ठीक है चलिए, जब context switching होती है सर process A से लेकर process B तक, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट परफॉर्म वाली बात कर रहा है सर, ठीक है, जो कि नहीं करता है। देखो जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती कैसे है सर, देखो दिस इज रेडी क्यू, दिस इज सीपीयू। अब क्या होता है सर, यहां पर एक प्रोसेस का PCB1 है, प्रोसेस P1 का, तो प्रोसेस P1 रन हो रहा है CPU पर, ठीक है। तो मान लो कि ये प्रोसेस P1 है, ठीक, हमने ऑलरेडी देखा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा रहा हूं। I0, I1, I2, I3 है, इसके कुछ एड्रेसेस है 0, 1, 2, 3। अब यहां पर क्या है सर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और यहां पर सर PC है। PC हमेशा क्या करता है सर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देता है। तो अभी मान लो के लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में राइट नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन 1, राइट नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग व्हाट सर, इंस्ट्रक्शन 1। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहता है सर, वो I2 करना चाहता है, ठीक है चलिए। तो इसी मोमेंट पे क्या हुआ सर, मेन मेमोरी के अंदर दूसरा प्रोसेस आया जिसका PCB यहां पर है। अब जाए और दूसरे प्रोसेस का प्रायोरिटी क्या है सर, पहले वाले प्रोसेस से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, पहले वाले प्रोसेस को हटाना पड़ेगा। अगर आप पहले वाले प्रोसेस को हटाएंगे तो क्या आप डायरेक्टली हटा रहे हो, बिल्कुल मत बोलना। कैसे हटा रहे हो सर, वी आर जस्ट फर्स्ट सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस। व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, इसके वैल्यू को मैं सेव कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर PC ले रहा हूं, हालांकि दूसरी भी चीजें होती है, ठीक है। तो मैं सेव कर रहा हूं, उसके बाद क्या कर रहा हूं सर, we are loading the saved context of the other process. We are loading the saved context of what sir, other process, and this mechanism is called what sir, context switching. अब जब मैं context switching कर रहा हूं तो क्या हो रहा है सर, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, saving the current register values and restoring the saved register values of process B. So that means what sir, saving the current register values. ठीक है, तो यानी कि सर ये करंट रजिस्टर वैल्यू को आप सेव कर रहे हो एंड रीस्टोर द व्हाट सर, सेव्ड रजिस्टर वैल्यू ऑफ प्रोसेस बी, यानी कि सर मैं प्रोसेस बी के वैल्यूज को रिस्टोर कर रहा हूं या लोड कर रहा हूं, आप बोल सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये होता है, ठीक है चलिए। चेंजिंग द एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। अब जाहिर सी बात है, देखिए एक बात सोचने वाली बात है, अगर मैं प्रोसेस P1 को रन कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं प्रोसेस P1 के ही पेज टेबल को रिफर करूंगा, प्रोसेस P2 को क्यों करूंगा, ठीक है चलिए। अब जब मैं प्रोसेस P1 को हटा रहा हूं और प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूं तो क्या मैं अभी भी प्रोसेस P1 के ही पेज टेबल को रिफर करूंगा? आंसर इज नो, वी नीड टू रिफर व्हाट सर, प्रोसेस P2 पेज टेबल, क्योंकि पेज टेबल के अंदर प्रोसेस के पेजेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो जाहिर सी बात, अगर आप किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसका ही पेज टेबल आपको रिफर करना पड़ेगा, यानी कि सर ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्वैपिंग आउट द मेमोरी इमेज ऑफ द प्रोसेस A टू द व्हाट्सएप डिस्क। नो, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। दैट मींस व्हाट दिस इज द एक्चुअल आंसर, ये नहीं होता है। फिर ये क्या है सर, इनवैलिडेटिंग द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, TLB का कॉन्सेप्ट है सर। देखो TLB के अंदर क्या होता है सर, पेज टेबल के कुछ वैल्यूज होते हैं, लाइक कैश के जैसा होता है, ठीक है चलिए। अगर मैं प्रोसेस P1 रन कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है TLB के अंदर प्रोसेस P1 के कंटेंट रखूंगा। अब जब मैं प्रोसेस P1 को हटाकर प्रोसेस P2 को रन करूंगा तो TLB के अंदर कौन से कंटेंट रहेंगे सर, जाहिर सी बात है सर किसके रहेंगे बताओ, यहां पर प्रोसेस P1 को हटा दूंगा, मैं प्रोसेस P1 के कंटेंट को हटा दूंगा, इनवैलिडेट कर दूंगा और प्रोसेस P2 के कंटेंट को स्टोर करूंगा। तो ये कुछ इस तरह से है सर। तो ये सारी चीजें, तो आंसर इज व्हाट सर, सी, हमेशा याद रहे, बिकॉज ही सेड दैट नॉट परफॉर्मिंग, दैट मींस व्हाट सर, दिस थ्री एक्शंस एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इज परफॉर्मिंग। दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ दिस वन। इफ यू आर सेइंग मी सर व्हाट वी हैव लर्न विद दिस क्वेश्चन, तो मैं ये बोलता हूं कि भैया इस पे कंसंट्रेशन देने से ज्यादा इन तीनों चीजों पे कंसंट्रेट दो, क्योंकि आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं यहां पर कि भैया जब एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो ये चीजें होती है। आई बात समझ में, ठीक है चलिए नेक्स्ट वन।
Consider a set of n tasks with known runtime R1 to Rn to be run on a uniprocessor machine. Which of the following processor scheduling algorithm will result maximum throughput? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। थ्रूपुट किस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सबसे ज्यादा होता है सर? कैन एनीवन? यस, कौन सा सर? एसजेएफ। आई वाज वन में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे जॉब्स को पहले शेड्यूल करते हैं। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने क्लास में, छोटे छोटे जॉब्स को पहले शेड्यूल करते हैं तो जाहिर सी बात आपका थ्रूपुट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन सर, consider the following set of processes with the arrival times and the CPU burst time given in the millisecond. What is the average turnaround time for these processes with the preemptive shortest remaining time first algorithm? ठीक है, तो एवरेज क्या है सर? यहाँ पर एवरेज टर्नअराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। एवरेज टर्नअराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, सारी चीजें भूल जाओ। एसआरटीएफ एल्गोरिथम यूज करना है, यूज करते क्या बताना है? एवरेज टर्नअराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, एसआरटीएफ क्या है सर? प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है सर? प्रीएम्प्टिव अप्रोच है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर क्या है क्या नहीं। तो प्रीएम्प्टिव अप्रोच में मैंने क्या बोला था सर? एक एक यूनिट को कट करते रहो और रेडी क्यू डिजाइन करो, फिर शेड्यूलिंग डिसीजन मेकिंग करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इतना बोलने के बजाय करके ही देख लेते हैं। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर? रेडी क्यू में प्रोसेस P1 है। तो मैं किसको क्या कर रहा हूं सर? रन कर रहा हूं। ये कितनी यूनिट रन हुआ सर? एक यूनिट रन हुआ, तो ये 4 है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो दिस इज व्हाट सर? ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ सर, मैंने जैसे कि बोला था कि एक यूनिट रन करो फिर रेडी क्यू डिजाइन करो। अब मुझे बताओ सर, 0 से 1 के बीच में कोई नया प्रोसेस आएगा सर? रेडी क्यू में प्रोसेस P2 आया, तो रेडी क्यू के अंदर कौन से प्रोसेस है सर? अभी प्रोसेस P1 खत्म नहीं हुआ, तो वी आर अज्यूमिंग दैट प्रोसेस P1 इज आल्सो देयर इनसाइड द रेडी क्यू। उसके बाद क्या सर? प्रोसेस P2 भी है सर। ठीक है, चलिए दो प्रोसेस है हमारे पास। जब आप दो प्रोसेस आपके रेडी क्यू में है, तो अब यहां पर देखो, एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है दोनों प्रोसेस बोल रहे हैं कि भैया मुझे सीपीयू चाहिए, मुझे सीपीयू चाहिए। तो बात सिंपल सी है कि भैया ये डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि भैया कौन जाएगा नेक्स्ट सीपीयू पर। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर? उस एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। तो उस एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? बस टाइम है इसका, बस टाइम BT, बस टाइम। ठीक है, चलिए तो बस टाइम के हिसाब से किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है सर? प्रोसेस P2 का। तो मैं P2 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर रन हुआ सर? ये 1 यूनिट, तो ये हो गया 2, और ये कौन सा हो गया सर? 2। अब यहां पर देखो, 1 से लेकर 2 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? प्रोसेस P3 आया है। तो यानी कि सर अगर आप इस पॉइंट पर गौर कर रहे हो तो P1, P2, P3 ये 3 प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है। तो इन तीनों प्रोसेस में से सबसे छोटा वाला प्रोसेस कौन सा है सर? सबसे छोटा वाला जो प्रोसेस है सर, देखिए 3, 2, 4, तो जाहिर सी बात है P2 है सर। मैं P2 को शेड्यूल कर रहा हूं। P2 कितने देर के लिए रन होगा सर? 1 यूनिट रन होगा, तो ये कितना होगा भाई? 3 हो गया। अब देखो 2 से लेकर 3 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस आने वाला है 4 पर, अभी तो हम 3 ही बजे हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हीं प्रोसेस के बीच में से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा सर? प्रोसेस P2 को सेलेक्ट करूंगा। कितनी देर के लिए सर? 1 यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा 0। आई वाज वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 3 से लेकर 4 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? P4 आया। तो कितना है सर? क्या क्या है यहां पर? प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P4 है। ये 3 प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है। ठीक है, चलिए अब इन तीनों प्रोसेस में से आप किस प्रोसेस को शेड्यूल करोगे सर? किसका सबसे छोटा बस टाइम है सर? प्रोसेस P4 का। तो मैं P4 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए भैया? 1 यूनिट के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म। अब जैसे कि मैंने बोला था, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द मैक्सिमल अराइवल टाइम, नो नीड टू वरी दैट विच न्यू प्रोसेस विल कम इनसाइड द सिस्टम। तो आप यहां से क्या कर सकते हो सर? थोड़ा सा नॉन प्रीएम्प्टिव भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो। कैसे? देखो ऑलरेडी 3 स्मॉलर देन 4, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसको एक एक यूनिट कट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा और भी उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, फिर 1 हो जाएगा, इसकी और भी अहमियत बढ़ जाएगी। यानी कि सर मुझे बार बार P3 इस तरह से शेड्यूल करना पड़ेगा। तो बेस्ट अप्रोच इज व्हाट? schedule process P3, run for 3 units of time, it is 8 and it is what sir? 0, and the last process P1 4 यूनिट के लिए ये कितना हो जाएगा भैया? 12 हो जाएगा, और ये खत्म। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके कंप्लीशन टाइम क्या है। इसके कंप्लीशन टाइम क्या है? प्रोसेस P1 का कितना है भैया? 12 है। प्रोसेस P2 का कितना है? 4 है। प्रोसेस P3 का कितना है? 8 है। प्रोसेस P4 का कितना है? 5 है। ठीक है, चलिए तो लेकिन एवरेज टर्न अराउंड टाइम बोला है उसने, तो देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कितना है। कंप्लीशन टाइम मैंने अराइवल टाइम 12 में से 0 निकलने पर 12, 4 में से 1 निकलने पर 3,
8 में से 2 निकलने पर 6, 5 में से 4 निकलने पर 1, तो उसका निकालते हैं भैया एवरेज कितना होगा। देखो ये 15 होगा, 21 होगा, 22 होगा, ठीक है। तो 22 बाय कितना भाई 4, इसका मतलब कितना है भैया 5.5। तो आपका 5.5 कहीं पर है सर, बिल्कुल है, यहां पर नजर आ रहा है सर। आई बात समझ में? दिस इज व्हाट सर एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक, चलो विच इज इक्वल्स टू 5.5। ठीक है, चलो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलो अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं थोड़ा सा। Consider the 3 CPU intensive processes which require 10, 20 and 30 time units and arrive at the times 0 to 6 respectively. How many context switches are needed if the operating system is implemented shortest remaining time for scheduling algorithm? Do not count the context switches at time 0 and at the end. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। देखो एक चीज, इस क्वेश्चन को रखने का भी एक इंटेंशन है मेरा, तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपको इस बात को। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो पहले इसका डेटा लिख लेते हैं यार। PID अराइवल टाइम, बस टाइम। तो कितने प्रोसेस है सर? 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। अराइवल टाइम कितना है सर? 0 to 6। बस टाइम कितना भैया? 10, 20, 30। ये हमारा डेटा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर कैसे करना है, क्या करना है। देखो एल्गोरिथम SRTF। देखो इससे पहले जब भी हमने SRTF के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे कि कुछ देर पहले ही किया था, मैं एक एक यूनिट के बाद कट करते जा रहा था, ठीक है। नॉर्मली यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो गैंट चार्ट में अज्यूम करते हैं, इन लाइनों को करते हैं, इस तरह की लाइंस को। तो वहां पर मैं क्या कर रहा था सर, एक एक यूनिट कट करते जा रहा था और फिर मैं सॉल्व कर रहा था। इस तरह से कर सकते हो क्योंकि प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन काफी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जैसा भी मैंने अब तक बताया है। लेकिन सवाल अगर स्पेशली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पर हो तो थोड़ा सा ध्यान लगाना, ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच से आंसर तो आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल स्पेशली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पर है तो हो क्या जाता है, देखो एक प्रोसेस अगर रन हो रहा है सीपीयू पर, कोई नया प्रोसेस आ रहा है तो हम इसको हटाते नहीं। क्या करता है सिस्टम कि देखता है कि नए प्रोसेस का बस टाइम कितना है, रनिंग प्रोसेस का बस टाइम कितना है। मान लो कि रनिंग प्रोसेस का बस टाइम 3 है, नए प्रोसेस का बस टाइम 7 है, तो जाहिर सी बात है इसको हटा के डिसीजन मेकिंग नहीं करता, उसको ये बोलता है कि भैया तू ही रन कर, कंटिन्यू नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये होता है, ठीक है। लेकिन जो पहले बताया था वहां पर 1 यूनिट कट कर रहा था, क्योंकि सवाल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे नहीं था, तो आंसर आपको आसानी से आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से भी है तो उसको क्लैरिटी देना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑन 0 कौन सा प्रोसेस आया सर? P1 आया। अब यहां पर गौर करके देखो कितने यूनिट के लिए रन होगा सर? पहले 2 यूनिट, तो ये 8 हो जाएगा सर। 2 यूनिट की क्यों? क्योंकि 2 पर नया प्रोसेस आने वाला है, तो मेरा कंपैरिजन नए प्रोसेस से होगा, ठीक है। तो नया प्रोसेस P2 भी आ गया है, तो मुझे बताओ सर इन दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है? P1 का है, तो आई विल कंटिन्यू विद द P1। कितने यूनिट के लिए सर? मैं और 4 यूनिट कर रहा हूं सर। 4 यूनिट ही क्यों? क्योंकि सर 4 2 में और 4 में लाएंगे तो 8 हो जाए, सॉरी 6 हो जाएगा, और 6 पर प्रोसेस P3 आने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं सर नेक्स्ट। अभी देखो ये तीनों के तीनों प्रोसेस रेडी क्यों है, तो इनमें से सबसे छोटा किसका है सर? P1 का है। तो मैं प्रोसेस P1 को पूरी तरीके से कंप्लीट करता हूं, विच इज 10। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, और इन दोनों में से सर किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है सर? P2 का है, तो विच इज आई एम रनिंग फॉर 20 यूनिट्स ऑफ टाइम, इट इज 30। ये होगा 0। उसके बाद प्रोसेस P3 है, कितना सर? 30। ये हो जाएगा सर 60। बोल क्या रहा है सर? डू नॉट काउंट द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस एट द टाइम 0 एंड एट द एंड। वो बोल रहा है कि भैया ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कंसिडर मत करो। तो फिर बचे कितने लाइन सर? 2 लाइन बचे। कितना है सर आंसर? 2 लाइन बचे। तो दिस इज द आंसर फॉर यू। तो आंसर इज बी। अंडरस्टूड दिस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट वन। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है सर, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, आराम से देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। The time taken to switch between user and kernel modes of execution be T1, while the time taken to switch between 2 process be T2. Which of the following is true? देखिए ये सारी इक्वेशन दिया है, देखते हैं पहले। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करो। इसको खाली आंसर आ गया वो नहीं है, समझना, फील भी होना चाहिए। खाली आंसर आ गया, हाँ भाई हो गया बात खत्म, नहीं, फील होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भैया प्रोसेस क्या है भैया। P1 मैं यहां पर ले रहा हूं, प्रोसेस P2 यहां पर ले रहा हूं,
ठीक है। और ये सर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है सर आपका यूजर एरिया, और ये है सर आपका कर्नल एरिया, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है सर, टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेस बी T2। तो दोनों, एक प्रोसेस P1 को हटाकर P2 को मैं शेड्यूल कर रहा हूं, तो उसका टाइम कितना है भैया, T2 है, ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन सवाल यहां पर ये आता है, जैसे कि इस लेक्चर में बार बार अपने लेक्चर में बोलता हूं कि आर यू डायरेक्टली शेड्यूलिंग द प्रोसेस ऑन टू द CPU? आंसर इज नो। तो फिर कैसे कर रहे हो सर? अब देखो, जब प्रोसेस P1 CPU पर रन हो रहा है, जब प्रोसेस P1 CPU पर रन हो रहा है और मुझे प्रोसेस P2 शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल कौन करेगा सर? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से शेड्यूल करता है सर? PCB के द्वारा करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहां पर होती है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। तो हम अभी कहां पर है सर? अगर मैं प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मैं यूजर एरिया में हूं सर। फिर अगर मुझे P2 को शेड्यूल करना है तो मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले यूजर एरिया से कर्नल एरिया में जा रहे हैं, विच इज टेकिंग टाइम T1 एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। हाँ सर, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद क्या होता है सर? यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, विच इज टेकिंग सम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि प्रोसेस P1 के कॉन्टेक्स्ट को मैं सेव कर रहा हूं और प्रोसेस P2 के कॉन्टेक्स्ट को लोड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, P1 हो, ये होगा सर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। अब क्योंकि सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के बाद प्रोसेस P2 का डेटा कहां पर है सर? यूजर एरिया में, और आप कहां पर है सर? कर्नल एरिया में। तो जाहिर सी बात है आपको कर्नल से यूजर में आना पड़ेगा, तो उसके लिए कितने क्या लगेगा भैया? T1 अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस तरह से है सर, जैसे कि आपके घर से कॉलेज का डिस्टेंस मान लो कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, और कॉलेज से घर तक कितना है सर? 5 किलोमीटर है। बिल्कुल उसी तरह से यूजर से कर्नल मोड में जाने के लिए T1 है, कर्नल से यूजर में आने के लिए T1 ही है, ठीक है। आई बस वन, चलिए ठीक है। तो अब यहां पर गौर करके देखो, यहां पर गौर करके देखो, इसने बड़ी आसानी से बोला कि T2 टाइम लगेगा प्रोसेस P1 से हटाकर P2 को शेड्यूल करने के लिए, लेकिन उस T2 के पीछे कितनी मेहनत है आपको पता होना चाहिए। देखो, T2 इक्वल्स टू कितना है सर? पहले T1 करो, क्योंकि डायरेक्टली तो आप शेड्यूल नहीं कर सकते प्रोसेस, उसने दिया है इंफॉर्मेशन, बट डायरेक्टली तो शेड्यूल नहीं कर सकते आप, आपको जाना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंदर। तो उसलिए पहले क्या करेंगे भैया? T1 ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ भैया? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, विच इज टेकिंग सम एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भैया? फिर से हम T1 में आ गए, इस तरह से। आई बात समझ में? यानी कि सोचने वाली बात क्या है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन व्हाट सर? T1, क्योंकि T2 के पीछे बहुत सारी एफर्ट्स है सर, इतनी सारी। जाहिर सी बात है, T1 2 टाइम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है T2 बहुत बड़ा है एज कंपेयर विद सिंगल T1। आई बात समझ में? था। तो आंसर कितना है भैया? सी है इसका आंसर, सी है इसका आंसर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट्स सी समथिंग इन खलील से, प्लीज पे अटेंशन। सी है, ये कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा इस तरह से दिखता है, जैसे कि मान लो कि आपका 50 लाख का पैकेज लगा, हंसना मत, 50 लाख का पगार, अरे लगने दो यार, 1 करोड़ का लगने दो, क्या करना है, ठीक है। चलिए, आपका 50 लाख का पैकेज लगा, ठीक है। तो लोग आपको सोसाइटी में बोलेंगे, अरे यार इसकी लाइफ तो क्या मजे में कट जाएगी, 50 लाख का पैकेज है, मजाक है क्या, महीना 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, तो और क्या चाहिए, ठीक है, मजे में जिंदगी कट जाएगी। इस तरह से लोग बोलेंगे आपको। ये लोगों के लिए बोलना आसान है, इसका मतलब क्या है? जो लोग बोल रहे हैं वो T2 बोल रहे हैं एक्चुअली, जिनको बोलना बहुत आसान है, यानी कि मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूं सर, P1 से P2 को शेड्यूल करने के लिए T2 टाइम लगेगा, लेकिन ये सिस्टम को ही पता है उस T2 के पीछे कितने एफर्ट्स है। यहां पर आपको पता है कि सर इसके पीछे कितनी एफर्ट्स है 50 लाख को पैकेज को अचीव करने के लिए। कैसे सर? देखो, आपने क्या किया सर, 1 साल गेट कोचिंग को गए, ठीक है, फिर 2 साल IIT किया, 2 साल, फिर उसके बाद सर इंटरव्यू अटेंड करके क्या किया सर? पैकेज लिए। आई बात समझ में? यानी कि सर दुनिया के लिए बहुत आसान है 50 लाख बोलना, लेकिन उस 50 लाख के लिए जो एफर्ट्स लग रहे हैं, पहले 1 साल गेट करो, फिर IIT में 2 साल कुछ टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, फिर वापस आओ सर पैकेज के साथ। होप यू अंडरस्टूड, ओके फाइन। आई ऑलरेडी सेड दैट you don't know how many examples I can give. Okay, fine. So you will learn this subject with a much more simplicity, whether it is a concept, whether it is a problem solving, anything, whatever I am doing in this course. Okay, चलो, so hope you enjoyed this one, sir. अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करना, ठीक है। Next one, an operating system uses shortest remaining time for scheduling algorithm for preemptive or scheduling of the processes.
कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद देयर अराइवल टाइम्स एंड द सीपीयू बस टाइम इन द मिलीसेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज वेयरिंग टाइम, कैलकुलेट द एवरेज वेयरिंग टाइम वो बोल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एसआरटीएफ यूज करके एवरेज वेयरिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर? P1 आया, मैंने P1 को शेड्यूल किया, कितनी यूनिट के लिए सर? सबसे पहले 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा सर आपका 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। उसके बाद किसको शेड्यूल किया सर? देखो नेक्स्ट प्रोसेस 2 पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं फिर से P1 को ही टच करूंगा, ये हो गया आपका 10। ठीक है, ऑन टू कौन सा प्रोसेस आया सर? P2 आया। P2 का अब देखिए इस पॉइंट पर P1 और P2 दोनों भी रेडी क्यू में है, तो इन दोनों में से सर किसका प्रोसेस का बस टाइम छोटा है सर? P2 का छोटा है, तो जाहिर सी बात है मैं किसको शेड्यूल करूंगा सर? प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए सर? 1 यूनिट के लिए। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 से लेकर 3 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? P3 आया, यानी कि सर इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो P1, P2, P3 है सर, आई बस 1 में। ठीक है, चलिए तो किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है सर? अगर आप देख रहे हो तो P2 ही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस जो आने वाला है बहुत देर के बाद आने वाला है, 8 तक, तो जाहिर सी बात है उस टाइम तक मैं P2 को पहले खत्म कर दूंगा, तो P2 कितने रिमेनिंग 3 यूनिट्स रन होगा? ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, डोंट से इट इज 0, इट इज 10 सर। हाँ चलो नेक्स्ट वन, जैसा अभी देखिए 6 ये हो गया, अब क्या करोगे सर? किसको शेड्यूल करोगे? या तो P1 या तो फिर व्हाट्सएप P3। कितने यूनिट के लिए सर? 2 यूनिट के लिए, तो ये 6 है, ये 10 है, तो जाहिर सी बात मैं इसको शेड्यूल कर रहा हूं, ये 4 हो गया, और प्रोसेस P3 कितना सर? 8 हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हाँ 8 हो गया, चलो तो ये कितना होगा भैया? 8 हो गया, P3 शेड्यूल किया हमने। अब जैसा 8 हुआ सर, कितने प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में आया सर? P4 भी आ गया, P1 भी है, P3 भी है, क्योंकि P2 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया इन तीनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है। तो ऑब्वियसली P3 का सबसे छोटा है, बिकॉज P4 का भी कितना है सर? 5 है। तो एनी हो यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द मैक्सिमल अराइवल टाइम, तो नो नीड टू वरी दैट विच न्यू प्रोसेस विल कम इनसाइड द रेडी क्यू। तो आप क्या करोगे सर? वही नॉन प्रीएम्प्टिव वाली अप्रोच को आप लगा सकते हो यहां पर। तो प्रोसेस P3 को मैं नेक्स्ट 4 यूनिट के लिए शेड्यूल कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा सर आपका 12, और ये हो जाएगा सर आपका 0। नेक्स्ट वाला क्या है सर? प्रोसेस P4 को मैं नेक्स्ट 5 यूनिट के लिए शेड्यूल कर रहा हूं, ये हो जाएगा सर आपका 17, और ये हो जाएगा 0। लास्ट वन सर प्रोसेस P1 विच इज रनिंग फॉर 10 यूनिट्स ऑफ टाइम, इट इज 27। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वन, अब देखते हैं सर कंप्लीशन टाइम कितना है। प्रोसेस P1 27, प्रोसेस P2 6, प्रोसेस P3 12, प्रोसेस P4 17। लेकिन वो बोल क्या रहा है सर? एवरेज वेटिंग टाइम पूछ रहा है, तो टर्न अराउंड टाइम निकालो, टर्न अराउंड टाइम निकालो। टर्न अराउंड टाइम कितना? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो दिस इज 27, दिस इज व्हाट सर? 4, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 3 9, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा भैया? आई थिंक 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर एवरेज वेटिंग टाइम क्या है भैया? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 27 में से अगर 12 निकलते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? आई थिंक 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 में से 4 निकलने पर 0, 9 में से 6 निकलने पर 3, 9 में से 5 निकलने पर कितना भैया? 4। तो कितना भैया इसका एवरेज अगर आप देख रहे हो तो 22 by 4 इक्वल्स टू व्हाट सर? 5.5, विच इज आंसर इज सी। आंसर इज सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन रेडी स्टेट फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम विथ n CPUs कितने रहेंगे भैया? अगर हमारे पास n CPUs है तो कितने प्रोसेस रहेंगे? तो आंसर इज व्हाट सर? इंडिपेंडेंट ऑफ n। सिस्टम में कितने प्रोसेस रहेंगे सीपीयू डिसाइड नहीं करता सर, ये मेमोरी का साइज डिसाइड करता है। क्योंकि आप जब हार्ड डिस्क से प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर लाते हो, आप मेन मेमोरी के अंदर लाते हो, तो मेन मेमोरी क्या सर? स्टोरेज है। ठीक है, चलिए तो वहां से एक एक प्रोसेस की एक एक इंस्ट्रक्शन को क्या करते हो सर? आप एक एक इंस्ट्रक्शन को, नॉट टोटल प्रोसेस आल्सो, आप सीपीयू पर शेड्यूल करते हो। ठीक है, तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, प्लीज पे अटेंशन। सी है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट होता है इसमें। देखिए P1 है, P2 है, P3 है, ये P4 है। ठीक है, चलो मान लो कि मेरा मेमोरी 1 GB का है, तो कितने प्रोसेस है सर मेरे पास? 4 प्रोसेस है। ठीक है, चलिए तो ये है सर आपका सीपीयू। चलो ठीक है सर, अब सीपीयू क्या कर रहा है सर? सीपीयू क्या कर रहा है? प्रोसेस P1 को शेड्यूल रन कर रहा है। हाँ ठीक है सर, और कितने प्रोसेस है सर मेरे पास सिस्टम में? 4 ही है, एक सीपीयू है। अगर मैं एक की जगह पर 2 सीपीयू लूं तो क्या नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ेंगे सर? नहीं बढ़ेंगे, ये P2 ले लेगा।
3 ले लो, P3 ले लेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं 1 GB मेन मेमोरी के ना लेकर अगर 2 GB ले लो तो कितने प्रोसेस रहेंगे सर? 4 की जगह पर आप 8 रख सकते हो, जाहिर सी बात है। यानी कि सर प्रोसेस कितने रहेंगे वो मेमोरी पर डिपेंड है, सीपीयू पर नहीं। आई बात समझ में? होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए नेक्स्ट वन। An operating system uses shortest remaining time first process scheduling algorithm. Consider the arrival time and execution time for the following processes. ठीक है? What is the total waiting time of the process P2? देखते हैं भैया। ठीक है, देखो इस टाइम जब वो वेटिंग टाइम बोल रहा है तो एवरेज नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टोटल टाइम वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P2 के बारे में बात हो रही है यहां पर। आई बात समझ में? टोटल वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P2 के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं भैया, इस बार हम क्या करेंगे सर, कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप चाहे तो कर भी सकते हो, जहां पर आप कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, जैसे कि हमने कुछ देर पहले किया, उस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है तो मैं चार्ट से ही निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सर कैसे। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर? प्रोसेस P1 आया। कितनी देर रन होगा सर? ये 15 यूनिट रन होगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये हो जाएगा सर 15, क्योंकि सर नेक्स्ट प्रोसेस आने वाला है 15 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब जब प्रोसेस P2 भी आ गया तो दोनों में से किस प्रोसेस का बस टाइम छोटा है सर? P1 का ही छोटा है, तो P1 को शेड्यूल करो 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये हो जाएगा सर आपका 0। ठीक है सर, ग्रेट। नेक्स्ट वन भी, नेक्स्ट वन देखो। अगर आप देख रहे हो सर प्रोसेस P3 आने वाला है 30 पर और अभी बच रहा है सर 20, तो कैन आई शेड्यूल प्रोसेस P2 सर? यस सर। कितनी देर के लिए रन होगा सर? ये कितनी देर के लिए रन होगा? 10 यूनिट, तो ये हो जाएगा सर आपका 30 और ये हो जाएगा सर आपका 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जैसा 30 में सर प्रोसेस P3 आया तो P2 का 15 है और इसका 10 है, दोनों में छोटा किसका है सर? प्रोसेस P3 का बस टाइम छोटा है, तो 10 यूनिट के लिए ये हो जाएगा सर आपका 40 और ये हो जाएगा सर आपका 0। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। अभी देखो नेक्स्ट प्रोसेस P4 आने वाला है 45। राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्रोसेस दैट इज P2, तो मैं P2 को शेड्यूल कर रहा हूं कितनी देर के लिए सर? 5 यूनिट के लिए पहले करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर आपका 10। और जैसा 45 हुए प्रोसेस P4 भी आ गया है, प्रोसेस P4 भी आ गया है। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखते हो सर P2 और P4 दोनों प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में। तो अब यहां पर देखो और करने वाली बात क्या है कि दोनों में से किस प्रोसेस का बस टाइम छोटा है? तो जाहिर सी बात है P2 का है सर, और आपने मैक्सिमल अराइवल टाइम भी क्रॉस कर लिया तो डरने की जरूरत नहीं कि नया प्रोसेस कौन सा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, P2 को 10 यूनिट रन कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 55। एंड द लास्टली व्हाट आई एम शेड्यूलिंग सर, प्रोसेस P4 आई एम शेड्यूलिंग व्हिच इज रनिंग फॉर 15 यूनिट्स ऑफ टाइम। सो 55 प्लस 15 इक्वल्स टू व्हाट सर? 70। आई वाज वन। ठीक है, चलिए तो इनके देखो टोटल वेटिंग टाइम कितना है। प्रोसेस P2 आया था कब सर? 15 पर। पहली बार उसको चांस कब मिला सर? 20 पर। तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। उसके बाद अगर आप गौर कर रहे हो बीच में क्या कर रहा है सर, प्रोसेस P3 सीपीयू को कैप्चर कर रहा है। कितनी देर के लिए कैप्चर कर रहा है सर? 10 यूनिट। उसके बाद P2 को ही चांस मिल रहा है। ठीक है, वेटिंग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं सर, एग्जीक्यूशन नहीं। यानी कि सर प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द सीपीयू, जैसा उसको सीपीयू मिला उसका वेटिंग टाइम खत्म होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर एक बार खत्म हुआ था, यहां पर एक बार खत्म हुआ था, तो हुआ क्या सर? यहां पर 40 में से 30, तो ये कितना होगा भैया? 10। 10 प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट सर? 15। आई बात समझ? 15। ठीक है, तो आपका टोटल वेटिंग टाइम कितना है भैया? 15 है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सर लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे, लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। आई डोंट नो 3 और 4 टाइम इन दिस लेक्चर। ओके फाइन, लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। क्या मैं क्या सोचता हूं, किस तरह से सोचता हूं। देखो एक दिन क्या हुआ, आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करो, फील करो इस कॉन्सेप्ट को। ऐसा नहीं कि भाई आंसर आ गया बात खत्म। ठीक है, फील करो। ठीक है, ठीक है, चलो। एक दिन आप क्या करते हो, किसी लीडर के ऑफिस को जाते हो, मान लो कि एमएलए के ऑफिस या किसी भी एमएलए के ऑफिस को जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको मिलना है, तो आप ऑफिस जाते हो, तो यहां पर प्यून है और यहां पर एमएलए साहब बैठे हुए। ठीक है, चलिए तो आप जैसे जाते हो सर 10 बजे आप जाते हो यहां पर। ठीक है, चलो तो जैसा आप कैबिन में जाने वाले थे, प्यून ने रोक लिया, बोला कि साहब बिजी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो एज पर द रूल्स द पीपल वेटिंग, दिस पर्सन इज वेटिंग। तो 10 बजे आया था सर वो, 12 बजे क्या हुआ सर, एमएलए साहब बाहर आए, तो कितनी देर वेट किया सर? 12 में से 10 निकलने पर कितना हुआ सर? 2 घंटे वेट किया उसने। ठीक है, चलिए तो फिर क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर एमएलए साहब और ये भाई साहब दोनों मिलकर बात कर रहे हैं कुछ देर के लिए। ये जैसा बात कर रहे थे सर, जैसा बात कर रहे थे
उस टाइम पे सर एक एमपी आया सर, यहां पर ऑफिस में एमपी आए, तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा सर, एमएलए आपको छोड़ के एमपी को पहले अटेंड करेगा। ठीक है, अब ये दोनों बात कर रहे हैं सर, कितनी देर बात किया सर, इन्होंने सर 1 घंटा बात किया। वो 1 घंटा आप क्या कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर क्या कर रहे हैं सर, वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसका वेट कर रहे हैं सर, एमएलए साहब का, कब फ्री होंगे, आई बात समझ में। ठीक है, तो टोटल आपका वेट कितना हुआ सर, पहले 2 घंटे वेट किया था, कुछ देर बात हुई, लेकिन सर बाद में से फिर 1 घंटा वेट किया, तो कलेक्टिवली कितना वेट हुआ सर, 3 घंटे का वेट हुआ सर। आई बात समझ में। तो यहां पर भी वही हो रहा है सर, आप कब आ रहे हो सर, 15 को आ रहे हो, लेकिन आपको चांस कब मिल रहा है, 20 पर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो सर, एमएलए साहब से बात कर रहे हो, तो अचानक क्या होता है सर, ये वाला हमारा एमपी आ जाता है, ये हमारा एमपी आ जाता है, तो उस टाइम पे भी क्या कर रहे हो सर, आप वेट कर रहे हो। तो उसके बाद फिर से आपको एमएलए साहब अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर से आपको एमएलए साहब अटेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है सर, आपने कितना वेट किया सर, पहले 2 घंटे, फिर 1 घंटा, क्योंकि एमपी से बात करने के बाद फिर से एमएलए साहब आपको अटेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है यार, कलेक्टिवली कितना होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। थैंक यू वेरी मच, एंड विल सी सम मोर थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। बने रहना, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, क्योंकि आपका चैनल है, मेरा चैनल है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे गेट के पीवाईक्यू हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हो, सारी चीजें। और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड गेट इट। थैंक यू वेरी मच।